जय हिंद दोस्तों। अपनी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से को उठाकर देख लो, कोई ना कोई टाटा कंपनी का ब्रांड ज़रूर बीच में आएगा। जब आप गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, टाटा मोटर्स, ढेर सारी गाड़ियां हैं उनकी। अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो विस्तार, और अब एयरलाइन भी है। अगर आप होटलों में रुकते हैं तो ताज होटल टाटा का है। जो आप कपड़े पहनते हैं वो टाटा फैशन ब्रांड है। वेस्ट साइड जो आप गहने पहनते हो तनिष्क टाटा का ही है। जब आप चाय पीते हैं तो टाटा चाय, यहाँ तक कि खाने में जो नमक डलता है वो भी टाटा नमक। इसके अलावा टाटा स्टील, टाटा पावर, आप यकीन नहीं कर पाओगे दोस्तों, 100 से ज़्यादा कंपनी है टाटा ग्रुप के अंदर। तो कोई हैरानी की बात नहीं है, टाटा आज के दिन इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस और मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी में से है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये कंपनी रातों रात इतनी बड़ी नहीं हो गई। इस कंपनी को बनने में 200 साल का समय लगा था। जी हाँ, आपने सही सुना, 200 साल। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं इंडिया के पुराने बिजनेस फैमिली की दिलचस्प कहानी, क्या है टाटा का राज। Tata Group has pioneered multiple industries in India and remains a market leader in most of them. It was Tatas who introduced a number of firsts. The first 8-hour day, the first leave with pay. I would prefer to live with the knowledge I have of upholding the values that we have and that we've tried to uphold through these years, rather than say that I've grown at 3 times the rate that we have. हमारी कहानी शुरू होती है दोस्तों साल 1822 में, आज से ठीक 200 साल पहले। गुजरात के एक गांव में एक पारसी घर में एक लड़के का जन्म होता है, नसरवान जी टाटा का। बचपन से ही बड़े रेस्टलेस रहे थे, बेचैनी थी कुछ बड़ा करने की। कहा जाता है अपने गांव में एकलौते ऐसे आदमी थे जो बड़ा स्ट्रांगली फील करते थे कि मुझे गांव से बाहर जाकर कुछ बड़ा करना। सिर्फ 20 साल की उम्र पर अपना गांव छोड़कर मुंबई शिफ्ट हो जाए, कोई नया बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। आज के दिन भी बहुत लड़के ऐसे ही करते हैं, गांव से शहर शिफ्ट होते हैं नए फ्यूचर की तलाश में। लेकिन फ़र्क ये था कि इनकी ऑलरेडी एक बीवी थी और एक बच्चा भी था। उन जमानों में चाइल्ड मैरिज बड़ी आम बात हुआ करती थी, तो सिर्फ 17-18 साल की उम्र में बच्चा हो जाता था। ये पूरी फैमिली को लेकर मुंबई शिफ्ट हुए थे और कॉटन ट्रेड से काफ़ी आकर्षित हुए। देखते ही देखते जल्द ही अपना खुद का कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस चला रहे थे। बिजनेस से जितना भी पैसा आता, इन्होंने इंश्योर किया कि अपने बेटे की एजुकेशन पर खर्च करेंगे। ये कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे इस चीज़ पर, इसीलिए अपने बेटे जमशेद जी को बेस्ट एजुकेशन दी। उस वक्त इसका मतलब था कि इंग्लिश में एजुकेशन देना। तो अब जो नसरवान जी का कॉटन बिजनेस था वो अच्छा चल रहा था। और कुछ साल बाद जब जमशेद जी 18-19 साल के हुए, उनकी एजुकेशन ख़त्म हुई, तो उनके पिता ने डिसाइड किया कि अपने बिजनेस के लिए इसे हांगकांग भेज देते हैं। आज के ज़माने में ये चीज़ बड़ी आम बात लगेगी कि कोई बिजनेसमैन अपने बेटे को दूसरे देश में भेज रहा है एक्सपीरियंस के लिए। लेकिन दोस्तों याद रखिए, ये 1859 था। एयर ट्रैवल होने में अभी भी 55 साल बाकी थे। उन दिनों में बड़े ही लंबे जहाज से सफ़र तय करना पड़ता था। तो 1859 में जमशेद जी जब 20 साल के थे तो खुद उनके पिता ने इस मिशन पर भेजा कि हांगकांग में जाकर एक ऑफिस सेट किया जाए। जबकि जमशेद जी भी अकेले नहीं थे, उनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी थी, उनकी एक बीवी और एक बच्चा था। तो बिल्कुल आसान डिसीजन नहीं था ये, पूरे परिवार को लेकर किसी दूसरी कंट्री शिफ्ट हो जाना और वहाँ बिजनेस करने की कोशिश करें। लेकिन जमशेद जी में भी बहुत उत्साह था और ये भरपूर तरीके से सक्सेसफुल हुए। 65 साल की ज़िंदगी में जमशेद जी ने 3 अलग अलग कंटेंट पर काम किया। इंडिया में ढेर सारी कॉटन मिल खोले और उनके मालिक बने। इसके साथ ही साथ इंडिया की पहली स्टील फैक्ट्री शुरू करी और इंडिया का पहला 5 स्टार होटल खोला। यह होटल इंडिया का ऐसा होटल था जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थी, जिसमें बिजली आती थी। क्या आप गेस कर सकते हो कौन सा होटल की बात हो रही है? ये होटल मुंबई का द ताज होटल, जो आज के दिन भी है। लेकिन जब जमशेद जी टाटा का देहांत हुआ 1904 में, अपने पीछे वो एक ऐसी लेगेसी छोड़कर गए जिसे आज तक मैच कर पाना बहुत मुश्किल है। जमशेद जी ने शानदार लेगेसी बनाई, प्रिंसिपल और इथिक्स की। कुछ एग्जाम्पल से समझाता हूँ। साल 1874 में जमशेद जी ने अपनी पहली कॉटन मिल की फैक्ट्री खोली नागपुर में। इनका पहला एक्सपीरियंस था कॉटन ट्रेड बिजनेस से हटकर कॉटन प्रोडक्शन के बिजनेस में आने का। तो जब आप नया बिजनेस करते हो, नए प्रॉब्लम इनकाउंटर करते हो, इन्होंने देखा कि इसकी नागपुर की कॉटन की मिल में जो मजदूर काम कर रहे हैं वो बड़े आलसी हैं, छोटे छोटे बहाने देकर एब्सेंट हो जाते हैं। और कोई भी ऐसा दिन नहीं आया जहां पर 100% अटेंडेंस देखने को मिली हो। अब इस फेस पर बॉस क्या करता है? वर्कर्स को धमकाता है, उसे डराता है, कहता है कि काम पर आ जाओ वरना फायर कर दूंगा, वो कर दूंगा, वे कर दूंगा। लेकिन इसने इसका बिल्कुल ही उल्टा किया। इन्होंने देखा कि कोई तो रीज़न होगा कि ये मजदूर इतने आलसी क्यों है।
अगर मुझे इनको मोटिवेट बनाना है तो कोई लॉन्ग टर्म ह्यूमन सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। इन्होंने इनके लिए एक जनरल प्रोविडेंट फंड बनाया कि रिटायर होने के बाद भी इन मजदूर को पेंशन मिलती रहे। इसके अलावा इन्होंने एक इंश्योरेंस स्टार्ट करी। अगर कोई मजदूर का एक्सीडेंट होता तो पूरा खर्चा कंपनी कवर करेगी। इतना ही नहीं, इन्होंने इसके अलावा फैमिली डे रखे, स्पोर्ट डे रखे। ये सारी चीज़ें आपको सुनकर लगेगा कि आज के टाइम पर ये सब नॉर्मल है, लेकिन याद रखें ये सिद्ध किस ज़माने में हो रही है। बाकी दुनिया में 1800 साल में वर्किंग कंडीशन बहुत ही बुरा हुआ करती थी और कमाल की बात यह थी कि ये खुद अपनी जेब से खर्चा कर रहे थे। अच्छा, फिर साल 1868 में क्या हुआ, वहाँ अमेरिकन सिविल वॉर शुरू हो गई। इनडायरेक्टली जमशेदजी के बिजनेस के लिए अच्छी बात थी। होता क्या था, इंग्लैंड ज़्यादातर कॉटन अमेरिका से इंपोर्ट करता था, लेकिन सिविल वॉर के चलते सप्लाई बंद हो चुकी थी। जमशेदजी ने इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया और अपनी तरफ से कॉटन के रेट भी डबल कर दी, क्योंकि इंग्लैंड को इंडिया से ही कॉटन इंपोर्ट करना पड़ रहा था। इसी दौरान लंदन में जाकर अपना ऑफिस भी सेट किया और काम करने लग गए। 4 साल तक भरपूर प्रॉफिट कमाया, लेकिन 4 साल बाद अमेरिकन सिविल वॉर खत्म हो गई और अमेरिका से आने वाले कॉटन वापस चालू हो गए। इसकी वजह से टाटा के बिजनेस पर बहुत बुरा असर पड़ा और लॉस में जाने लगा। जमशेदजी यहाँ पर भी डटे रहे। उन्होंने कहा कि वो मेक श्योर करेंगे कि सारे इन्वेस्टर को रिटर्न देंगे, बस थोड़ा टाइम मांगा उनसे। जमशेदजी अपनी कंपनी के मालिक होते हुए भी अपनी कंपनी में फिक्स सैलरी पर काम करे, ऐसी मांग थी इन्वेस्टमेंट की। इतनी शर्म की बात है, लेकिन फिर भी वो डटे रहे। यह दिखाता है कि ये अपने बिजनेस के लिए कितना डेडिकेटेड थे। और पता है दोस्तों, उसके पिता नसरवानजी भी ऐसे ही थे। नसरवानजी का कॉटन का बिजनेस जब अच्छा नहीं चल रहा था, इन्वेस्टर अपने पैसे वापस मांग रहे थे, तो उन्होंने अपना घर बेच दिया उन इन्वेस्टर के पैसे वापस करने के लिए और एक सक्सेसफुल भी रहे। नसरवानजी और जमशेदजी ने अपने बिजनेस को बचा लिया। इससे हमें सीख मिलती है कि आपके अंदर पैशन है, डेडिकेशन है और स्किल है तो आपके सक्सेस के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। दोस्तों, जमशेदजी के कई सारे सपने थे जो अपने जमाने के लिए असंभव थे। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट खोलना, एक स्टील प्लांट खोलना, एक ऐसा 5 स्टार होटल बनाना जहां पर किसी भी रंग के लोग जा सकते हैं। उन जमानों में रेसिंग बहुत होता था। उनकी लाइफ टाइम में वो सिर्फ एक होटल ही खोल पाए, लेकिन उनके जो बाकी 3 ड्रीम प्रोजेक्ट थे, इन पर काम शुरू हो चुका था उनके देहांत से पहले। बाद में उनके बेटे थे दोराबजी टाटा। उन्होंने इंश्योर किया कि उनके बाकी 3 सपने भी हकीकत बनेंगे। साल 1910 तक टाटा का स्टील प्लांट भी शुरू हो चुका था। स्टील प्रोडक्शन शुरू हो चुकी थी। इसी टाइम के दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होती है और ब्रिटिश एम्पायर को सख्त जरूरत पड़ती है स्टील की। ऐसे में टाटा स्टील देश का सबसे बड़ा स्टील सप्लायर बन जाता है। टाटा स्टील का इस्तेमाल किया जाता है ब्रिटिश टैंक को बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए, रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए। ब्रिटिशों ने एक बात कही कि टाटा स्टील सेव अस, टाटा स्टील ने हमें बचा लिया। उनकी स्टील की क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि जब बम गिरते थे उन टैंक पर तो टैंक को कुछ नहीं होता था। और उसके बाद टाटा स्टील और भी पॉपुलर बन गया। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद बड़ा नाम हो चुका था टाटा स्टील का। साल 1914 तक टाटा ग्रुप इतना बड़ा बन चुका था कि इसके अंदर 14 अलग अलग कंपनियां आती थी, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। दोराबजी टाटा ने कंपनी संभाला साल 1938 तक, जिसके बाद उसके दूर के कजन जहांगीर रतन टाटा ने कंपनी को टेक ओवर कर लिया, जिसको जेआरडी टाटा भी कहा जाता है। जेआरडी टाटा एक्चुअली में ग्रो अप किए थे फ्रेंच में और वहाँ पर एक पायलट भी थे और बहुत पैशन था फ्लाइंग का। इसी रीजन से इन्होंने इंडिया की पहली एयरलाइन टाटा एयरलाइन की स्थापना करी, जिसके बाद रिनेम कर दिया गया एयर इंडिया। अभी तक जो भी कहानी मैंने बताई दोस्तों, वो आज़ादी के पहले की है। साल 1947 में इंडिया को आज़ादी मिली। उन दिनों सोशलिज्म का जमाना था। जवाहरलाल नेहरू की इकोनॉमिक पॉलिसी भी काफ़ी सोशलिस्ट थी। उन्होंने फैसला लिया कि देश में जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है उन्हें नेशनलाइज किया जाएगा, सरकार उन्हें हैंडल करेगी। ये एक ऐसा डिसीजन था जो उन जमानों के लिए पॉजिटिव सेंस में देखा जाता है, लेकिन टाटा के लिए एक बुरी खबर थी। सरकार ने टाटा एयरलाइन को भी नेशनलाइज कर लिया। जेआरडी टाटा का दिल टूट गया इस फैसले से। लेकिन शुरुआत से ही टाटा का मानना था कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं होता, बल्कि नेशन बिल्डिंग के लिए भी होता। नेहरू सरकार ने नेशनलाइज करने के बाद जेआरडी टाटा को ऑफर भी किया कि वो आकर एयर इंडिया को लीड करें, और जेआरडी टाटा ने खुशी खुशी इस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया। यही रीज़न है कि 1970-80 में एयर इंडिया को दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एयर इंडिया माना जाता है। इसके अलावा जेआरडी ने और सेक्टर में बिजनेस को एक्सपेंड करना शुरू किया। 1945 में टाटा मोटर का सबसे पहला प्रोडक्ट बनाया गया, पटरियों पर चलने वाली लोकोमोटिव इंजन को। 1968 में उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS की स्थापना करी।
जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग सर्विस प्रोवाइड करती है। आज के दिन TCS देश का सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडियन रेलवे के बाद। इसके अलावा कैंसर रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर, नमक का बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। JRD टाटा 52 साल के लिए चेयरमैन रहे टाटा के, और इस टाइम के बीच टाटा ग्रुप के अंदर अब 95 कंपनी हो चुकी थी। साल 1969 में सरकार ने मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट पास किया, और इसका सबसे ज़्यादा असर टाटा ग्रुप को ही पड़ा। सरकार का बेसिकली पर्पस था कि कोई भी कंपनी इतनी बड़ी ना बने कि हर चीज में उनकी मोनोपोली हो जाए। ऐसे रूल पास होने के बावजूद भी JRD टाटा अंडर टाटा ग्रुप और बड़े बन जाते, और टाटा ग्रुप को नुकसान भी हुआ है। इनका इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस नेल्को रेडियो मैन्युफैक्चरिंग करता था। 1971 में नेल्को का जो मार्केटिंग शेयर था वो सिर्फ 2% पर आके गिर चुका था, जबकि ये एक समय पर 20% हुआ करता था। अब नेल्को की ही बात करते हैं तो जमशेदजी टाटा के एक ग्रैंड सन भी थे जिन्हें बुलाया गया नेल्को को वापस ट्रैक पर लाने के लिए, और ये इंसान कोई और नहीं दोस्तों बल्कि रतन टाटा ही थे। वैसे तो ये सन 1962 से ही फैमिली बिजनेस पर काम करने लग रहे थे, लेकिन साल 1971 में इन्हें नेल्को की असाइनमेंट दी गई। रतन टाटा ने कहा कि रेडियो की मैन्युफैक्चरिंग करना बंद करते हैं अगर हमें नेल्को को ट्रैक पर लाना है तो। नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और 3 साल के अंदर अंदर बिजनेस टर्न अराउंड हो गए, और 1975 तक नेल्को का मार्केट वापस 20% पर आ गया था। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम के दौरान इमरजेंसी घोषित करी गई और इससे नेल्को के बिजनेस पर वापस एक बुरा असर पड़ा। लेकिन पता है क्या दोस्तों, कुछ ऐसे ही कहानी नागपुर की उस कॉटन मिल की है जिसे जमशेदजी के अंडर सेटअप किया गया। रतन टाटा को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि उसे रिवाइव करे, और ये मिशन भी सक्सेस होते होते रह गया। लेकिन इस पॉइंट तक आते आते सीनियर मैनेजमेंट ने देख लिया था कि रतन टाटा कितने कैपेबल है। इसी रीजन से साल 1991 में उन्हें अनाउंस किया गया एज सक्सेसर ऑफ JRD टाटा, और उन्हें बना दिया गया द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप। 1991 वही साल था जब PM मनमोहन सिंह ने अनाउंस किया था कि इंडिया लिबरलाइज हो रहा है, अपने मार्केट को बाकी दुनिया के लिए खोल रहा है। सडनली इंडिया ने सोशलिस्ट मॉडल को छोड़ा और कैपिटल मॉडल की तरफ मुड़ने लगा। कहा जाता है कि उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी को बचाने का ये एकलौता तरीका था। टाटा ग्रुप पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ऐसा होता देखकर रतन टाटा ने उल्टा किया जैसे JRD टाटा ने किया था। इन्होंने टाटा सन्स की ओनरशिप को बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा इसलिए किया ताकि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी अब आकर टाटा ग्रुप की कंपनी को ना खरीद पाए, और ये डिसीजन भी इतना सक्सेसफुल निकला कि ना सिर्फ टाटा ग्रुप बचा रहा इस पीरियड में, बल्कि टाटा ग्रुप ने फॉरेन कंपनी को भी इक्वायर्ड करना शुरू कर दिया। इंग्लैंड में एक LTT कंपनी होती थी, 12 मिलियन में टाटा ग्रुप ने उसे खरीदा। यूरोप में एक स्टील जायंट था, टाटा ग्रुप ने उसे भी खरीद लिया। एक और ऐसी ही रसप्रद कहानी है जगुआर और लैंड रोवर की। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूके की थी, लेकिन जब बात करी जा रही थी इस कंपनी को बेच दिया जाए तो इस कंपनी के वर्कर्स ने कहा कि हम खुद चाहते हैं कि टाटा कंपनी हमारी कंपनी को टेक ओवर कर ले। जगुआर लैंड रोवर को 3-4 कंपनी से ऑफर मिले थे, तो इन 3-4 कंपनी में से कंपनी के वर्कर्स ने टाटा को चुना। ये लग्जरी ब्रांड था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टाटा अपने ग्रास रूट लेवल कस्टमर को भूल गया हो। नवंबर 2003 में कहा जाता है कि रतन टाटा ने एक फैमिली को देखा स्कूटर पर ट्रैवल करते हुए। 4 लोग एक ही स्कूटर पर फंस के बैठे हुए थे, बारिश हो रही थी, बड़ी मुश्किल से मैनेज कर पा रहे थे। 5 साल बाद रतन टाटा ने टाटा नैनो कार लॉन्च करी, और लॉन्च करते वक्त एक कहानी सुनी। टाटा ग्रुप का मानना है कि उसके बिजनेस की फिलोसॉफी के सोशल अपलिफ्टमेंट को लोअर मिडिल क्लास लोगों को चेंज कर देना चाहते हैं कि वो खुद की एक अपनी गाड़ी ओन कर सके। सिर्फ 1 लाख रुपये, दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी। हाँ, एक अलग कहानी है कि इस गाड़ी की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत ही खराब थी। इन्होंने इस तरीके से मार्केट किया कि देखो सबसे सस्ती गाड़ी है, सिर्फ 1 लाख रुपये की गाड़ी, लेकिन ये नहीं सोचा कि लोगों के मन में क्या परफेक्शन आया होगा जब ये चीज सुनेंगे कौन इस गाड़ी को खरीदना चाहेगा। अगर कोई इस गाड़ी को खरीदेगा तो आसपास के पड़ोसी क्या बोलेंगे कि ये देखो कि कितने चीप लोग हैं जो सबसे सस्ती गाड़ी खरीद लाए। एक बहुत बड़ा मार्केटिंग फ्लो था यहाँ पर, लेकिन टाटा का फोकस ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी में कभी इतना रहा नहीं। ये चीज आप इस फैक्ट में भी देख सकते हो कि कई इंस्टीट्यूशन एंड बिजनेस खोले टाटा ने जो टाटा ने अपने नाम पर नहीं रखे, जैसे कि इंडियन इंस्टीट्यूशंस ऑफ साइंस। और जो नागपुर में कॉटन मिल की मैं बात कर रहा था वो इम्प्रेस था उस मिल का नाम, और ये नाम रखा गया था द क्वीन विक्टोरिया के कोरोनेशन को कोमेमोरेट करने के लिए। ताज होटल जो ब्रांड है उसमें भी टाटा का नाम कहीं पर भी नहीं आता। और जमशेदपुर जो शहर है जो जमशेदजी टाटा के नाम पर रखा गया था वो एक्चुअली में टाटा ने नहीं रखा था, बल्कि जो ब्रिटिश सरकार थी उस वक्त उन्होंने रखा था। रतन टाटा का जन्म
1937 में हुआ था और उसका देहांत फिलहाल ही में हुआ है 9 अक्टूबर 2024 को। तो ये थी दिलचस्प कहानी दोस्तों टाटा ग्रुप की। आ दुनिया नो नियम केवो से घरो आ दुनिया नो नियम केवो से घरो जने प्रेम करो वाजाए હવે જા ખુશ રહેજે તું કાયમ એવી દુઆ હું કરું અરે હવે પછી તને ક્યાંય જોવા નહીં મળો।